हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। तो हमने अब तक अपना जितना भी पढ़ा है इंटीग्रल इक्वेशन में, मतलब एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है, वो भी लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने इंटीग्रल इक्वेशन में से फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था विद रिस्पेक्ट टू सेपरेबल कर्नल। ठीक है, हमारे पास जो सेपरेबल कर्नल था हमने वो सीखा था। मैंने बोला भी था कि इतना इंपॉर्टेंट है, इवन दो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफिशियली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने इंटीग्रल इक्वेशन में से चैप्टर 3 में किया। ठीक है, सेपरेबल कर्नल के साथ। और मैं वहाँ भी आपको बोल रहा था कि हमारे जो जून 2020 में हमारा जो पेपर था, जो बेसिकली नवंबर में हुआ था लास्ट ईयर, उसमें दोनों क्वेश्चन, पार्ट बी का भी एक क्वेश्चन, पार्ट सी का भी एक क्वेश्चन सिर्फ इसी सेपरेबल कर्नल से आए थे। ठीक है, तो मैंने वहाँ भी बोला था कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सिर्फ इसी टॉपिक से दो क्वेश्चन उठ गए। इंटीग्रल इक्वेशन में होता भी यही है। एक ये है, एक और आगे ऐसे दो चार टॉपिक और हैं। ये 4-5 टॉपिक्स में से आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक रिजॉल्वेंट कर्नल से उसने कई बार क्वेश्चन उठाया हुआ है, सीधा सीधा कि भाई रिजॉल्वेंट कर्नल बता दो। ठीक है, ट्रेटेड कर्नल पढ़ते हैं, फिर रिजॉल्वेंट कर्नल, फिर रिजॉल्वेंट कर्नल के बाद सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सॉल्यूशन तो ठीक है, वो निकलवाएगा, हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन रिजॉल्वेंट कर्नल ही उसने कई बार पूछा हुआ है JRF जैसे एग्जाम में। ठीक है, ठीक है जी। तो फिर देखो, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट बी का है 2020 का, कह क्या रहा है? देखो, कहने वाली बात कुछ नहीं है, जिन्होंने पिछला लेक्चर देखा हुआ वो समझ सकते हैं। ये कोई नई बात तो इसने लिखी नहीं है, और मैंने भी यही क्वेश्चन प्रैक्टिस में जब करवाया था ना हमारे, अब तो नोट्स बोल सकते हो आप लोग, हमारे नोट्स में जब हमने करवाया था तो मैंने x+207 x टी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टी वाई टी डी टी ऐसे लिखा था। ध्यान आ गया? बस लैम्डा था हमारे पास और यहाँ 2 है। हम जनरल केस में कर रहे थे लैम्डा, इसने लैम्डा की वैल्यू 2 ले ली है। ठीक है, अब देखो हमने करना क्या होता है। हमने जब लास्ट टाइम ये करा था लास्ट लेक्चर में, ठीक है, हमने वहाँ पे किया हुआ है क्वेश्चन, तो भी हमने जो काम किया था मैं वही काम अब फिर बताने वाला हूँ यहाँ पे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये आज उसने जैसे एस में दिया ना इस साल क्वेश्चन, ये एस में दिया, और हमारी प्रैक्टिस होती है एक्स के साथ, एटलीस्ट मेरी तो होती है। तो जब एग्जाम आता है ना, तो हमारा कई बार इसी पर ध्यान नहीं रहता। अब अगली बार वो हो सकता है यहाँ एस की जगह एक्साइल लिख दे। ठीक है, कभी एक्साइल एक्साइल, तो कई बार क्या होता है इसी में कंफ्यूजन हो जाती है। जब भी आप एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, आप अपने ही टर्म्स में से मान लिया करो कि ये एक्स 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 है, जैसे मैंने मान लिया है। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहला काम हमारा यही होता है, वेरिएबल सेपरेबल है तो x प्लस एक्स टी स्क्वायर वाई टी डी टी है, टी स्क्वायर वाई टी डी टी एक साथ, और x को सेपरेट, x07 टी स्क्वायर वाई टी डी टी। क्लियर है ये चीज? फिर से 2x स्क्वायर आ जाएगा इस बार, फिर से 07 टी वाई टी डी टी। बताओ जी, क्लियर है ये चीज? ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें क्लियर होने के लिए। क्या है? y ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x। मैंने इसे c1 ले लिया है। किसको? इसको मैं c1 मान रहा हूं। ठीक है, और मैं फिर इसको क्या मानूंगा? c2 मानूंगा। तो वाई एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2x c1 प्लस 2x स्क्वायर c2। क्लियर है जी? ये चीज नहीं है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए, है ना? हमें बेसिकली हमारा सॉल्यूशन आ गया है। वो जिस सॉल्यूशन को मांग रहा है ना, ये एस में, ठीक है, एक्स में, ये यही है ये सॉल्यूशन। बस ओनली डिफरेंस इज कि हमने c1 और c2 की वैल्यू अभी निकालनी है, और ये ऑलरेडी निकाले बैठा है और पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है। ठीक है, अब हम सीधा c1 की वैल्यू निकालने चल देते हैं। तो c1 की वैल्यू जब हम निकालने गए, इसको यहां रहने दो, उप्स, ठीक है। अब देखो, c1 की वैल्यू है 07 टी स्क्वायर वाई टी डी टी। यहां करते हैं, c1 की वैल्यू है 07 टी स्क्वायर वाई टी डी टी। इसका मतलब c1 की वैल्यू है 07 टी स्क्वायर वाई टी की वैल्यू बता दो अब आप लोग मुझे। t प्लस 2t c1 प्लस 2t स्क्वायर c2, t प्लस 2t c1 प्लस क्या था, 2t स्क्वायर c2, यही था, 2t c1 प्लस 2t स्क्वायर c2। ठीक है, ठीक है।
देखो बड़े ध्यान से ना, पहले इन चीज़ों का भी ध्यान देना है। एग्जाम में कई बार ये गड़बड़ हो जाती है, टी स्क्वायर इंटू टी टी क्यूब, टी स्क्वायर इंटू टी टी क्यूब, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टी फोर, यहीं पर कई बार गड़बड़ हो जाती है। और एग्जाम जब इतना बड़ा हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, एक गड़बड़ हो गई ना तो फिर उस क्वेश्चन को दोबारा देखने की हिम्मत नहीं होती कि ये कहाँ गड़बड़ कर बैठा हूँ मैं। जैसे टी स्क्वायर इंटू टी क्या आएगा टी क्यूब, ठीक है, यही बोल रहा था मैं। टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर टू टी फोर सी टू, ये क्लियर है। अब तो सीधा साधा से इंटीग्रेशन वाला काम है। टी फोर अपॉन फोर मतलब 1/4 प्लस 2c1 t4 अपॉन फोर 1/4 प्लस 2c2 t5/5 मतलब 1/5। ठीक है, अब इसको और इसको एक साथ करेंगे, ये 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 c1, c2 वाली टर्म आएगी इधर, माइनस 2/5 c2 इक्वल टू 1/4। ये चीज़ ठीक है, ये आ गई। मैं इसी को थोड़ी सी और अच्छी सी भाषा में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 5c1 माइनस 4c2 इक्वल टू 10/4 को मैंने लिख दिया 5/2। अब ये अच्छी लग रही है ना, ये हमारी हो गई एक तरह से फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं c2 की वैल्यू निकालने चल दिया हूं। c2 की वैल्यू क्या थी, 0 से 1 t वाई टी डी टी, यहां पर t है वहां t स्क्वायर था, है ना। 0 से 1 t वाई टी, यहां 0 से 1 t स्क्वायर वाई टी था, तो t वाई टी में t क्या है, t प्लस 2t c1, यही है ना मेरे ख्याल से, 2t स्क्वायर c2। ठीक है, t प्लस 2t c1 प्लस 2t स्क्वायर c2। ठीक है, ये क्या है जी, हमारा c2 निकल रहा है, c2 निकल रहा है, तो ये क्या आएगा, 0 से 1 t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर c1 प्लस 2t क्यूब c2। क्लियर है नहीं, ठीक है, c2 आ गया, इसका मतलब t क्यूब अपॉन 3 1/3 प्लस 2c1 डॉट टी क्यूब अपॉन 3 मतलब 2c/3 2c1/3। ठीक है, फिर प्लस 2c2/4 है ना, t4/4 आएगा यहाँ। ठीक है, c2 वाला और c2 वाला, c2 माइनस 1/2 c2, इसका मतलब ये हो जाएगा हाफ c2, इधर आएगा माइनस 2/3 c1 इक्वल टू इधर आएगा 1/3। ठीक है, इसी को अब थोड़े से अच्छी फॉर्म में कैसे लिखें इसे, 3 2 6 करना पड़ेगा, तो 6 को उधर ले जाएंगे तो ये इक्वल टू 2 हो जाएगा, और 2 3 जा तो 3c2 हो गया, माइनस 3 2 जा तो ये 4c1 हो गया, c1 हो गया। ठीक है, बेसिकली ये जो है मेरी दूसरी इक्वेशन है, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस 4c1 प्लस 3c2 इक्वल टू 2। ये आ गई मेरी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं अब हम यहाँ पे, 5c1 माइनस 4c2, ये है 5c1 माइनस 4c2 इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। सॉल्व करना हमने c1 और c2 की वैल्यू निकालना है, और तो कुछ हमने करना नहीं खास। कैसे करें, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो दो इक्वेशन कौन कौन सी आ गई, माइनस 20c1 प्लस 15c2 इक्वल टू 10, 5 इंटू 4 20c1 माइनस 16c2 इक्वल टू 10। क्लियर है, ये चीज़ ऐड ही कर रहे हैं हम, और तो कुछ नहीं कर रहे। माइनस c2 इक्वल टू 20, ये चीज़ क्लियर है जी। c2 की वैल्यू आ गई -20/2, c2 की वैल्यू आ गई -20। ठीक है, यही आई थी ना, c2 की वैल्यू आ गई -20। ठीक है, फिर तो c1 की वैल्यू भी ऐसे निकाल दो, फिर इसको c2 को डाल दो कहीं भी जहां डालना है, इधर डाल दो। चलो 5c1 माइनस 4c2, 5c1 माइनस 4c2 इक्वल टू
क्या बोल रहे, 5/2, 5/2, 5c1 माइनस माइनस प्लस प्लस 80 इक्वल टू 5/2, 5c1 इक्वल टू 5/2 माइनस 80, क्लियर है। 5c1 इक्वल टू -155/2 है ना, c1 इक्वल टू -31/2। बड़ी अजीब सी वैल्यू आ गई, लेकिन कोई बात नहीं, c1 की वैल्यू ये हो गई, c2 की वैल्यू ये हो गई। अब हम सीधी बात करते हैं हमारे सॉल्यूशन की, क्योंकि हमें तो c1 और c2 निकालने थे। तो yx इक्वल टू ये था, तो सॉल्यूशन क्या आएगा, y ऑफ x इक्वल टू x प्लस 2x, c1 की वैल्यू आई -31/2 प्लस 2x स्क्वायर, c2 की वैल्यू आई -20। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, हमने सॉल्व करना है। y ऑफ x इक्वल टू 2 से गया 2, x -31x -40x स्क्वायर, ये दिखाई दे रहा है। इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, -30x -40x स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लूँ तो 30x प्लस 40x स्क्वायर, और s में तो चल ही रहा था, इसका मतलब ऑप्शन सी इज ट्रू। ठीक है, देखो अब आपको लग रहा होगा देखने में कि ये तो सर लेंदी हो गया, 3 ही नंबर का क्वेश्चन था। देखो लेंदी नहीं हुआ है, अगर तुम सच देखो, थोड़ी सी मेहनत करके, हिम्मत करके अगर तुम देखो तो हमने किया क्या बेसिकली। देखो एक टीचर को समझाने के लिए तो थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा, ऑब्वियसली इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, वरना प्रैक्टिस हो, और एज ए स्टूडेंट मैं भी इसे बहुत फास्ट करता। ठीक है, आप ही की तरह, मैं भी इंटेलिजेंट हूँ आपकी तरह। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है। देखो हमने किया क्या, हमने कुछ नहीं करा, हमने बस वेरिएबल सेपरेट करे इस इक्वेशन के, उसमें से हमने c1 और c2 निकाला। अब जब आप एक्चुअली में कर रहे होते हो ना क्वेश्चन को, फास्ट करना होता है, तो आप इस लाइन को ना लिख के सीधा यहीं से देख ले तो c1 क्या आएगा, 2x बाहर 07 t स्क्वायर वाई टी डी, बस c1 लिख दो, फिर सीधा यही लिख दो c1, c2 लिख दो, फिर सीधा, बस सीधा उन पे काम करो। ये 2 4 स्टेप्स तो मुझे समझाने के लिए लिखने पड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि लेंदी दिख रहा हो, वरना नहीं है। हमारे पास ये एक इक्वेशन आई, यही सॉल्यूशन था, बस हमें तो इसमें c1 और c2 ये वैल्यूज निकालनी थी। हमने फिर c1 और c2 के लिए जंग लड़ी, टी स्क्वायर वाई टी, टी स्क्वायर वाई टी, टी स्क्वायर वाई टी। यहां से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरी हमने c2 को लेकर चले। ठीक है, c2 के बाद यही सब कुछ नहीं करा, हमने बेसिक 12th वाला फंडा अपनाया है, और यहां पर हमने ये तो 12th का भी नहीं है तो 10th वाला फंडा अपना दिया। ठीक है, और फिर हमने c1 और c2 की वैल्यू निकाल दी। ये हमारे पास रोल प्ले है, जिन्होंने हमारा काम कर दिया। हम फिर वापस चले गए, कुछ ज़्यादा पीछे चले गए, और हमारे पास ये सब सॉल्व करने के बाद थोड़ी सी मेहनत तो वो करवाता ही है, माइनस प्लस तो इधर उधर देता ही है वो हमेशा एग्जाम में। ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, मतलब अगर आपने पढ़ा होता ये तो। ठीक है, अब पार्ट सी का है, तो पार्ट सी का पहला प्रेशर, एक फायदा होता है, घाटा होता है। फायदा ये होता है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, घाटा ये होता है कि इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन को गलत होने के, क्योंकि कोई भी ट्रू हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, 4 हैं, 3 भी हो सकते हैं, चारों भी हो सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्टिव वाले अप्रोच को वो करता है कि भाई हाँ, सब्जेक्टिव अगर आप देते तो ऐसा ही देते, आपको पूरा ग्रंथ लिखना पड़ता है, वो पूरा का पूरा मार्केट में ना ये सब्जेक्टिव वाले का ओवरकम करता है, सब्जेक्टिव वाला काम करता है ये क्वेश्चन पार्ट सी वाला। ठीक है, इस क्वेश्चन में पता नहीं क्यों मुझे ही लग रहा है, आप लोगों को भी लगना चाहिए, इससे आसान क्वेश्चन भी नहीं हो सकता इस धरती पे। ठीक है, ये भी उसी चैप्टर का है, मतलब उसी लेक्चर का जो हमने भी किया है कि सॉल्विंग फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन विद सेपरेबल वेरिएबल। अब इस निकम्मे को अगर तुम बड़े ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, CSR वाले बेचारे देखना क्या कर रहे हैं, वो ये देखना, ये क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है, और एक्चुअली में ना इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चन वो ऐसे ही दे रहे हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में बोला था जब मैं सिलेबस की बात कर रहा था इंटीग्रल इक्वेशन की, कि इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत डिफिकल्ट भी पहुंचाया जा सकता है, जिसको आप ना किसी भी लेवल तक देख सकते हो इंटीग्रल इक्वेशन को। मैं भी ऐसे क्वेश्चन लिख दूंगा, बोर्ड पे नहीं होंगे इंटीग्रल इक्वेशन के, फिर उन्हें कन्वर्ट करते रहना ओडी में, ओडी से एसएलपी वगैरह कहाँ जाते रहोगे, वो क्वेश्चन होंगे नहीं। यही काम हो सकता है इंटीग्रल इक्वेशन में, लेकिन CSIR वाले निहायत इतने शरीफ लोग हैं, इतने वो क्यूट बड़े बूढ़े हैं वो जो CSR वाले हैं। देखना, एक तो उन्होंने ये दिया कि x प्लस टी मान लेते, अगर वो ये भी लिख देते ना इसी क्वेश्चन को, जैसे हम करते हैं यूजुअली, हम क्या करते हैं, y ऑफ x इज इक्वल टू लैम्डा 0 से 1 e
एक्स प्लस टी वाई टी डी टी। अगर वो ये भी लिख देते, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई कंफ्यूज हो जाता, वो सोचता है यार ये एक्स प्लस टी वगैरह क्या है क्या नहीं। लेकिन अब तो उस क्वेश्चन में कुछ रहा ही नहीं, अब तो ई एस और ई टी, मतलब उसने ई एक्स और ई टी आपको पहले ही दे दिए वेरिएबल सेपरेट करके। तो सेपरेबल कर्नल मतलब बेसिकली उसने पहले ही सेपरेट कर दिया, तो सेपरेबल कर्नल वाली बात तो चली गई ना। मतलब ये क्या हो गया, वाई एक्स इक्वल टू लैम्डा ई एक्स 0 से 1 ई टी वाई टी डी टी। इसमें तो C1 C2 का भी पंगा नहीं है, यही C1 है, ठीक है, यही C1 है, तो इसे निकाल दो। मतलब C है, C1 भी क्यों बोले, C ही बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें C की वैल्यू निकालनी है और तो हमें कुछ करना नहीं। C की वैल्यू क्या है, 0 से 1 ई टी वाई टी। वाई टी की वैल्यू यहीं से लेते हैं। वाई टी देखो है क्या, वाई टी क्या है, लैम्डा ई टी डॉट सी, ये है ना वाई टी। तो यही वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, लैम्डा सी ई टी डी टी। देखो इधर ध्यान से, C इज इक्वल टू लैम्डा और C बाहर, 0 से 1 ई टू टी डी टी। जब आप फास्ट कर रहे हो तो इतना टाइम नहीं लगाते हैं इसमें। C इक्वल टू लैम्डा सी ई टू टी का अपॉन 2 जो आएगा वो यहाँ, और ई टू टी की पावर 1 मतलब E2 माइनस E0 मतलब E²-1। क्लियर है, होना चाहिए, अगर नहीं है तो। इसी चीज को देखो मैं यहीं पे लिख रहा हूं जिससे कि हम यहीं पर समझ सकें। इधर देखो, C माइनस लैम्डा E²-1 अपॉन 2 C इक्वल टू 0। C मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया 1 माइनस लैम्डा अपॉन 2 E²-1 इक्वल टू 0। एक और काम देखो, अब यहां से दो चीजें आ रही हैं, एक C इक्वल टू 0 आ रहा है और दूसरा आ रही है लैम्डा की वैल्यू मेरे पास निकल के 2 अपॉन E²-1, यही आ रहा है, ठीक है। अब देखो C की वैल्यू अगर 0 हुई, C की वैल्यू अगर 0 हुई तो वाई एक्स क्या था, लैम्डा ई एक्स इंटू सी। ये वाई एक्स था ना, वाई एक्स क्या था, लैम्डा ई एक्स इंटू सी, ये था हमारे पास वाई एक्स। तो बेसिकली अब हमने क्या करना होता है, C की वैल्यू डालनी होती है इसमें, लेकिन अगर मैं C की वैल्यू 0 डालूंगा तो वाई एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई एक्स की वैल्यू आएगी 0। समझ गए, वाई एक्स की वैल्यू आएगी 0। वाई एक्स अगर 0 आ गया, मुझे नहीं चाहिए ये। एक्चुअली में पिछला लेक्चर अगर देख के आए हो तो हमें नहीं चाहिए होता ये ट्रिवियल है, ये ट्रिवियल की हम बात नहीं करते, हमें नॉन ट्रिवियल चाहिए होता है। नॉन ट्रिवियल हमें सिर्फ तब मिलेगा जब हम इसी से प्यार करें, हमें सिर्फ इस लैम्डा की वैल्यू पर नॉन ट्रिवियल मिलेगा। क्लियर है ये चीज भी। तो बेसिकली मैं सॉल्यूशन तो मुझे निकालना ही नहीं है, क्योंकि C की वैल्यू की तो भी बात नहीं कर रहा, C हम तो कुछ भी रखेंगे, नॉन जीरो पर हमें सॉल्यूशन मिलेगा और लैम्डा की वैल्यू यही रख लेंगे, मतलब वाई एक्स इक्वल टू लैम्डा ई एक्स इंटू सी नॉन जीरो, तो हमें सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन अब इस महान मैं बोल रहा हूं ना कि हमें सॉल्यूशन भी नहीं निकलवा रहे CSR वाले, इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन भी नहीं निकालना, इसमें सीधा अब यहां से पढ़ना शुरू कर देना है। अच्छा एक और चीज देखो, मैं इसी चीज को ऐसे लिखता हूं, हमारी वैल्यू अगर C की वैल्यू 0 हुई, ठीक है, इधर देखो मैं लिख इस ले रहा हूं ताकि तुम ऑप्शंस को समझ सको, वरना क्वेश्चन आसान है। अगर C की वैल्यू 0 हुई तो वाई एक्स मेरे को क्या मिलेगा, 0, और ये क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। अगर मेरा लैम्डा 2 अपॉन E²-1 हुआ तो इस पर मुझे वाई एक्स नॉन जीरो मिलेगा, है ना, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन इसमें भी शर्त है एक, क्या कि C 0 नहीं होना चाहिए, C जहां पर नॉन जीरो होना चाहिए। एक और चीज देखो, इसी चीज को अगर मैं C की वैल्यू रख दूं, C की वैल्यू क्या थी, 0 से 1 ई टी डॉट वाई टी डी टी इक्वल टू 0 हुआ, तो इसका मतलब मैं यही तो बोल रहा हूं कि वाई एक्स इक्वल टू 0 ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो, अब इसी से देखो, अब इस लाइन से क्या करने वाले हैं हम, कहता नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा अगर 0 से 1 ई टी वाई टी डी टी 0 होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, 0 से 1 ई टी वाई टी डी टी 0 होगा, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कहां है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है, झूठ बोल रहा है। क्लियर है ना चीज, देखो C 0 हुआ, C 0, ये C ही तो है, ये C ही तो है, C 0 हुआ तो वाई एक्स 0 होगा, वाई एक्स 0 मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन। ये बोल रहा है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो झूठ बोल रहा है। अगला कहता है ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन सैटिस्फाई आर ट्रू, ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन। अरे कुछ इंग्लिश में गड़बड़ कर दी यार,
कुछ तो गड़बड़ लग रही है ना। ओनली द ट्रिवियल सॉल्यूशन, मतलब सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा सेटिस्फाइंग सी इक्वल टू जीरो। सी इक्वल टू जीरो पर सिर्फ ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, बिल्कुल सही है ना। सी जीरो बाई एक्स इक्वल टू जीरो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया, ये ट्रू है। कहता नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा किसी भी लैम्बडा नॉन जीरो के लिए, नहीं सिर्फ लैम्बडा यही होना चाहिए, और किसी की लैम्बडा की बात नहीं करते हैं यहां पे, सिर्फ यही लैम्बडा होगा। अब देखो अगला कितना अच्छा, इसने सच्ची श्रद्धा से लिखा है, कहता इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ओनली इफ लैम्बडा इज दिस, वेरी गुड। दूसरी कंडीशन भी बता, अगर उसने ये नहीं बताई होती तो हम नहीं कह सकते थे इसे सही। इसने दूसरी कंडीशन भी बोली 0 से 1 ET YT DT नॉन जीरो, इसका मतलब C नॉन जीरो, इसका मतलब C नॉन जीरो पर और लैम्बडा की वैल्यू इस पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। समझ रहे हो, मुझे दोनों क्वेश्चन आसान लगे, आसान हैं भी, ऑब्वियसली पिछला पढ़ा हो तो बहुत आसान है। अब ऐसे अब हम नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे रिजॉल्वेंट कर्नल, रिजॉल्वेंट कर्नल के बाद JRF के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे ना, तो तुम्हें लगेगा कि इन्हीं दो टॉपिक्स को भी पढ़ लो इंटीग्रल इक्वेशन में, और एक क्वेश्चन भी आ जाए तो वो 5 नंबर बोनस है, वो फ्री के हैं, वो 5 नंबर उनको नहीं छोड़ा जा सकता। रियल के यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस शायद वो 5 नंबर में धोखा कर दे, एक ऑप्शन पार्ट सी में ऐसा आ जाए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का जहाँ गड़बड़ हो जाए कि ओपन इंटरवल की जगह क्लोज था तो बेड़ा गर्क हो जाता, लेकिन यहाँ सिर्फ सीधा सीधा क्लियर है, सब जग जाहिर है। कितने स्टेप करे मैंने, 4-5 स्टेप में हो गया मेरा 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। कोइंसिडेंटली कह लो, कुछ भी कह लो कि हमारे पास 8 ही नंबर का आया था ये 2020 में, लेकिन 10 से 15 नंबर का बैठ जाता है अगर 3 क्वेश्चन, और 3 में से हमें 2 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। इसमें क्या हुआ, 2 ही क्वेश्चन आए, दोनों ही आसान थे, और होता भी यही है कि 2 ही होते हैं एक्चुअली में। तीसरा क्वेश्चन अगर आता भी ना एग्जाम में तो वो तीसरा टिपिकल होता है कई बार, ठीक है। कई बार वो न्यूमैन सीरीज डाल देता है, न्यूमैन सीरीज को सॉल्व करने में लग जाते हैं 4 दिन। कई बार मेथड ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन में टाइम लग जाता है, पिकार्ड मेथड ODE जैसा, ये मैं पढ़ाऊंगा लेकिन आपको छेड़ना नहीं है उसका क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है, लेंदी हो जा रहा है। आंसर आएगा आपका, आंसर तो आएगा लेकिन इंटीग्रल काफ़ी लेंदी हो जाता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, हिल्बर्ट थ्योरम मैंने पहले बोला था, हिल्बर्ट श्मिट थ्योरम का क्वेश्चन करेंगे, और वो शॉर्टकट से होता है करेंगे, वरना उसे घर जाने देंगे, ठीक है। तो हालांकि ये भी 4-5 हैं ऐसे, वोल्टर इंटीग्रल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे भी सेपरेबल रिजॉल्वेंट कर्नल के थ्रू। तो ठीक है जी, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।